जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ लेकर के अपनी सीरीज का तीसरा लेक्चर जो संबंधित है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। हमारी ये सीरीज जो चल रही थी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था समग्र अध्ययन, तो उसमें ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा था जो कि भारत के संविधान और इंडियन पॉलिटी से संबंधित हैं। तो उसमें मैंने आपको कुछ शब्द जो रिलेटेड होते हैं पॉलिटी से उनका मतलब समझाया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई। लास्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में बेसिक अंतर क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और मैंने बताया भी था कि अगर आपका कोई डाउट होता है चैप्टर से संबंधित या लेक्चर से संबंधित तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपना क्वेश्चंस मालूम कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट सोल्व कर दूँगा। ये ऑनलाइन पैटर्न है और यहाँ पे सामने से आपके मैं डाउट नहीं ले सकता, ये थोड़ा सा भी समस्या है। ऑफलाइन में तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग के डाउट आते हैं तो उसमें कोई समस्या भी नहीं होती, ये थोड़ा अलग तरीका है। तो फिलहाल लौटते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग उसमें संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में समझे थे। बाकी पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि संविधानेतर, सांविधिक, संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक, इस तरीके की जो विधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक तो संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, दूसरा हम लोग देखेंगे सरकार क्या होता है, शासन क्या होता है, साथ ही हम लोग जानेंगे कि देश के अंदर या किसी भी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्या हम बिना संविधान के भी देश को चला सकते हैं, और अगर चला सकते हैं तो क्या समस्याएं हैं, या नहीं चला सकते तो क्यों नहीं चला सकते, वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरुआत मैं इसी चीज़ से करता हूँ क्योंकि देखिए संविधान पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी तो ये है कि संविधान हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है, कहाँ से आया, क्यों ये आया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी। लास्ट लेक्चर में बताया था कि संविधान दुनिया में पहली बार लिखित रूप से अमेरिका देश में तैयार किया गया और उस समय के वहाँ के राष्ट्रपति थे जेम्स मेडिसन, तो उनके ज़माने में तैयार हुआ, इसलिए जेम्स मेडिसन को विश्व में संविधान का जनक माना जाता है। जबकि भारत में संविधान का जनक अम्बेडकर साहब को बोल सकते हैं, उनके बारे में भी किसी दिन अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि संविधान के बारे में पहली बार जो सोच आई या पहली बार जो थिंकर रहे जिन्होंने ये बताया कि संविधान जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो ब्रिटेन के थे और उनका नाम था हेनरी मेन करके। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चलिए लौटते हैं आगे। संविधान की ज़रूरत क्यों महसूस होती है ना, या संविधान क्यों हम लोगों को आवश्यक पड़ा, संविधान क्यों, ठीक है। तो इसके पीछे का एक कारण है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो समाज की शुरुआत हुई थी या शासन की जो शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पुरानी या प्रचलित तरीका राजतंत्रात्मक तरीका होता था। राजतंत्रात्मक तरीके का मतलब एक राजा वो समाज पे अपना होल्ड रखता था, शासन पे अपना होल्ड रखता था और मनमाने तरीके से वो शासन करता था। कभी वो शासन अच्छे होते थे जनता के लिए और कभी जनता के लिए अहितकारी भी होते थे। तो जब हितकारी हुए तो मैंने बुद्ध राजतंत्र बताया था, और जब अहितकारी हुए तो बताया था निरंकुश राजतंत्र। अब निरंकुश राजतंत्र दुनिया में इतना ज़्यादा देखने को मिला कि जनता उससे मतलब परेशान हो गई, और परेशान होकर के जनता ने एक अलग प्रक्रिया निकाली जिसका मतलब था लोकतंत्र। तो जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा, तो उसे लोकतंत्र कहा गया। अब संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान मैंने पहले बताया था संविधान होता क्या है, तो मैंने बताया नियमों और कानूनों का संग्रह या विधियों का संग्रह। तो अब दो तरीके का शासन होता है। एक तो अगर आप देखें शासन होता है व्यक्ति का शासन, एक तो होता है दुनिया में व्यक्ति विशेष का शासन, व्यक्ति का शासन, और दूसरा होता है विधि का शासन, विधि का शासन। तो व्यक्ति का शासन और विधि का शासन। तो हम लोग संविधान का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि दुनिया में व्यक्ति का शासन ना हो करके विधि का शासन हो। अब व्यक्ति का शासन होगा तो इससे क्या दिक्कतें हैं,
पहली बात, ये व्यक्ति का शासन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? व्यक्ति का शासन भारतीय समाज में अगर आप देखें तो आपके परिवार में भी मिलेगा। परिवार में अगर आप देखेंगे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिसे आप ताऊ कह सकते हैं या पिताजी कह सकते हैं, तो उसके होल्ड में पूरा परिवार चलता है। वही डिसाइड करता है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरीके से रहना है। तो परिवार के सारे नियम उसी के द्वारा तय किए जाते हैं। इवन अगर आप देखें कुछ जगह पे तो उसका तो जो मुखिया होता है उसका इतना बड़ा होल्ड होता है कि आप उनके बिना मर्जी के कुछ कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसे न्यूज़ में आते भी हैं कि आपके कपड़ों का एक पैटर्न तय कर दिया गया है कि इसी पैटर्न के कपड़े आप लोग पहनेंगे। विशेषकर हरियाणा के क्षेत्र में ऐसा सुनने में आया था, अभी तो नहीं है। तो फिलहाल व्यक्तिगत शासन आपके कहाँ पे मिलेगा? आपके परिवार में ये मिल सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपका परिवार, या आप अगर देश देखना चाहें तो देश में आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह है, जिमोंग किंग जो करके आता है, तो उसने पूरे देश पे अपना होल्ड बना रखा है और वो जो चाहता है वही उस देश में होता है। तो ये व्यक्ति के शासन का उदाहरण है। सेम आपका परिवार में किसी तरीके का कोई संविधान नहीं चलता। देखिए, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, पर लोकतंत्र जो है अगर देखा जाए तो हमारे परिवार से ही हम लोग को लोकतंत्र नहीं मिला। बचपन से आप लोग लोकतंत्र में नहीं पढ़े, पिताजी का शासन चलता था, जैसा उनकी मर्जी हुई वैसा ही वहाँ पे प्रोसेस अपनाया जाता था। तो अगर आप परिवार की बात करें, उत्तर कोरिया देश की बात करें, तो व्यक्ति के शासन को डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि ठीक नहीं होता। व्यक्ति के शासन में आपको ना तो स्वतंत्रताएं मिलेंगी ना अधिकार मिलेंगे, ठीक है। मनमानी स्वतंत्रता या अधिकार वहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं, यानी कि मूल अधिकार जैसी बातें आपकी वहाँ पे होंगी ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो व्यक्ति के शासन में निरंकुशता हो सकती है ना, निरंकुश शासन हो सकता है। और दूसरा, ये कैसा शासन होगा? निरंकुश होगा और होगा असीमित शासन, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होंगी, बाउंडेशन है ही नहीं उस व्यक्ति के ऊपर। कौन लगाएगा बाउंडेशन? कोई मंत्रिपरिषद थोड़ी ना है। तो असीमित शासन है या निरंकुश शासन है जो व्यक्ति का शासन होता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या लाए हैं? हम लाए हैं विधि का शासन। और विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। और विधि के शासन में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी? एक तो मिलेगा इसमें आपको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें अगर आप देखेंगे तो जिस भी देश में अप्लाई होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सबसे पहली बात यह है, या सबसे ज़रूरी बात यह है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मिलेगा। यानी कि जो सरकार के 3 अंग हैं जिन्हें आप कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग बॉडी होंगी और तीनों का एक दूसरे से रिलेशन नाम मात्र का होगा। तो ये तो हुआ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखें तो सरकार कैसी होगी, ये शासन कैसा होगा? सीमित शासन होगा, ठीक है। सीमित शासन को बनाए रखने के लिए या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए विधि के शासन को लाया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपके देश में कोई व्यक्ति विशेष पावरफुल नहीं है, बल्कि क्या है? सर्वोच्च क्या है? विधि, या कह दीजिए आप संविधान क्या है आपके देश में? सर्वोच्च होता है। संविधान या विधि आपके देश में सर्वोच्च है, उसी के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और देश को उसी के अनुसार से ही चलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बहुमत पे निर्णय नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। बहुमत का मतलब ये है, अगर कोई अपराधी है ना, और अपराधी है और जनता का मतलब साबित है कि इसने अपराध किया है, ऐसा हो सकता है कि जनता का एक बहुत बड़ा समूह उसके पक्ष में आ जाए कि इस व्यक्ति को हम नहीं चाहते कि इसको दंड दिया जाए, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? न्यायालय द्वारा हो ही नहीं सकता। न्यायालय उसको दंडित करेगा क्योंकि उसने अपराध किया है, उसके लिए विधि बनी हुई है। तो हम लोग बहुमत के आधार पर नहीं चलेंगे। बहुमत के आधार पर सरकार तो तय होती है, पर अगर आप देखें कि जो न्यायालय निर्णय करता है वो बहुमत के आधार पे नहीं करता, जनता के बहुमत के आधार पे नहीं करता, वो करता है विधि के आधार पे। अगर आपने कोई अपराध किया है और उसके लिए विधि बनी हुई है तो न्यायालय उसके अनुसार कार्यवाही करेगा, चाहे एक समाज का एक बड़ा पक्ष उस व्यक्ति को बचाना क्यों न चाह रहा हो, ठीक है। तो विधि के अनुसार ही हमारे देश में शासन चलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करते, वो भी विधि के हिसाब से ही देश के अंदर काम करते हैं।
ठीक है, या अपनी सरकार को चलाते हैं। तो विधि या संविधान यहाँ पे सर्वोच्च होगा, ना कि कोई व्यक्ति। ठीक है, बाकी सब पद विधि या संविधान के नीचे ही रहेंगे। इवन हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो भी संविधान से नीचे ही आते हैं, संविधान से बढ़कर नहीं है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया को अपना दिया जाता है, यानी कि उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपना देते हैं। क्लियर है? तो ये तो रहा आपका क्या, विधि का शासन और व्यक्ति का शासन। ठीक है, ठीक। विधि का शासन अगर आप लोग बात करेंगे तो ये यूके के चिंतक हुए हैं एक डायसी। यूके के एक चिंतक हैं जिनका नाम है डायसी। यूके के चिंतक डायसी, इनकी बुक शायद रूल ऑफ लॉ करके एक बुक आती है, रूल ऑफ लॉ। इस बुक में ये विधि का शासन दिया हुआ है चिंतक डायसी के द्वारा, तो वहीं से उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा विधि का शासन और व्यक्ति के शासन में अंतर। तो भारत देश ने किसको अपनाया है, विधि का शासन। ज़्यादातर देश जो है, लोकतांत्रिक देश जो हैं, वो इसी को अपने यहाँ पे अपनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विधि का शासन हमारे दिमाग में या व्यक्ति का शासन हमारे दिमाग में क्लियर हुआ। अब बात करते हैं शासन क्या होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो है सरकार और दूसरा है शासन। अब मैं आपको सरकार और शासन के बीच का अंतर बताता हूँ। अच्छा, ये वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मोस्टली आप लोगों को नहीं समझाई जाती और ज़रूरी होती हैं आपकी समझ विकसित करने के लिए, और आपके ज्ञान को बढ़ाने में तो पक्की बात है इनका प्रयोग है ही। ठीक है, और आप लोग बार बार इस समस्या से जूझते होंगे कि भाई सरकार क्या है, शासन क्या है। तो बेसिक चीज़ें हैं, बार बार आपके सामने सुनने में भी आती होंगी। अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, कारण आपको पता ही नहीं है चीज़ों का। आधी चीज़ें तो ये है कि हम लोग सरकार के बारे में भ्रम पाले बैठे होते हैं। ठीक है, हम कई मुद्दों में तो ये सोचते हैं कि हर काम सरकार करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति के संविधान की अगर बात की जाए तो नागरिक को केवल अधिकार ही नहीं दिए गए हैं, कर्तव्य भी आप लोगों के पास हैं। अब हम करते क्या हैं, भारतीय लोगों का एक थोड़ा सा एटीट्यूड है कि वो अधिकारों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कर्तव्यों की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी संविधान में कर्तव्यों को पढ़ाने की बात आती है तो पढ़ते भी नहीं है, और ना ही उसको आप जब पढ़ते नहीं तो एप्लीकेशन भी नहीं करते, जबकि कर्तव्य भी आपको अपने निभाने चाहिए। ठीक है, तो अधिकार तो आप लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो तो न्यायपालिका आप लोगों को दिला देगी अगर कोई दिक्कत है तो, पर अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। और ये नागरिक के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है। नागरिक और व्यक्ति का भी अंतर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। नागरिक, चलिए समझा देता हूँ। नागरिक किसी देश का स्पेशल पर्सन, जिसे वहाँ पे कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हों, जैसे मतदान करने का अधिकार, यानी कि वोट डालने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार। ठीक है, उसके अलावा संविधान के किसी भी पद पर नियुक्त होने का अधिकार, जैसे आप कहते हैं संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार। ठीक है, या चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी करने का अधिकार। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। हमारे देश में आर्मी के अंदर भूटान को जो है और नेपाल को जो है कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है वहाँ के नागरिकों को, तो ये एक अपवाद है। बाकी अन्य जॉब के लिए सरकारी पदों पर भारतीय नागरिक ही क्या होंगे, योग्य कहलाएंगे। ठीक है, ये एक शर्त होती है वहाँ की। तो अभी सरकार और शासन के बीच में अंतर, ठीक है, सरकार और शासन के बीच में अंतर ये है। सरकार किसे कहेंगे, सरकार हमारे यहाँ पे इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग मैंने आपको कई बार बताए भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी इसका चर्चा हुआ था। पहला अंग जो है उसे बोलेंगे आप लेजिस्लेटिव, विधायिका। दूसरा अंग उसको आप बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और तीसरा अंग आप बोलेंगे जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ तो आ ही रहा होगा। बस ऑफलाइन और ऑनलाइन का यही एक छोटा सा झंझट है। ऑफलाइन में तुम लोगों के चेहरे देख करके मेरे अंदर से एनर्जी डबल हो जाती है। यहाँ थोड़े से मुझे बस इमेजिन करना पड़ रहा है कि आप लोग सामने हैं, पर फिर भी एनर्जी तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें भी आप लोगों को वो मिल रही हैं जो बहुत काम की हैं। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। तो पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई भी समस्या हो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप एक मुझे
टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा मैं उसी को आपको समझा दूंगा। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा हाँ, टेलीग्राम पे मैं कुछ करंट की चीज़ें भी आपको दे रहा हूँ, तो उनको भी आप नोट डाउन करते रहे या उसको आप कहीं पे रख लीजिए ताकि वो आपके काम आती रहें। क्वेश्चंस भी डालने शुरू करूँगा जल्दी ही, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको मिला करके हम लोग सरकार बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका यानी कि वो एमपीज लोग जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, वो सारे एमपी कहलाते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो उन सभी एमपीज को आप क्या कह देंगे? विधायिका कहते हैं। संसद के सदस्य जो होते हैं, अच्छा सॉरी, विधायिका का मतलब है, गलत बोल गया मैं, विधायिका का मतलब है कि केंद्र में संसद, मतलब ऐसी बॉडी जो आपके लिए कानून बनाती है, ऐसी बॉडी जो देश में कानून बनाती है। 2 तरीके की विधायिका आपके लिए हो सकती है, केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका जिसे आप संसद कह देंगे, थोड़ा कंजस्टेड था सा है, संसद, ठीक है। और प्रांत की विधायिका जिसे हम कह देंगे विधान मंडल। केंद्र की विधायिका संसद, प्रांत की विधायिका विधानमंडल, ठीक है। तो 2 तरीके की विधायिका आपके यहाँ है, दोहरी विधायिका है, दोहरी बॉडी है आपके यहाँ, ठीक है। तो केंद्र में संसद और प्रांत में विधानमंडल। ऐसे ही कार्यपालिका, मंत्रियों के समूह को कार्यपालिका कहा जाता है। ये भी 2 स्तर का होता है, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, और राज्य स्तर पर या प्रांत स्तर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, तो ये कार्यपालिका है। और न्यायपालिका में आपके जज आते हैं, उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपके सारे के सारे जो लोकल कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आप कह लेंगे मुंसिफ अदालतें या न्याय पंचायत का जो स्तर होता है वो सारा, ठीक है। तो ये सारे जज लोग न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं। तो इसको मिला करके आप क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई सरकार की बात। अब शासन की बात कर लेते हैं। ठीक है, शासन में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है? शासन में शामिल किया जाता है आपके यहाँ पे सरकार, सरकार के अलावा व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन के अलावा बाजार, और बाजार के अलावा नागरिक समूह, इन सभी को अगर आप शामिल करते हैं तो ये बनता है आपका शासन। और नागरिक समूह का मतलब है कि एनजीओ जो आपके यहाँ चलते हैं, ठीक है, एनजीओ के अलावा आपके जो फिल्मी इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, सिनेमा जिसे आप बोल सकते हैं, सिनेमा के लोग, ठीक है, ठीक, एनजीओ हो गए, सिनेमा के लोग हो गए, और आपके छात्र भी लोग इसमें आ जाएंगे, छात्र हो गए, या मीडिया के लोग जो आते हैं वो सब इसमें, मीडिया, मीडिया जैसे भी लिखा जाए कोई नहीं, मीडिया के लोग, ठीक है। तो ये सब मिला करके नागरिक समूह का निर्माण होता है। तो ये तो थी सरकार और ये हो गया शासन। एक बार फिर समझिए, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन में सरकार, व्यावसायिक संगठन, बाजार और नागरिक समूह को शामिल किया जाता है। तो इन सबको मिला करके जो बनता है उसे कहते हैं आपका शासन। तो ये अंतर है सरकार और शासन के बीच में। अब एक छोटा सा अंतर और मैं आपको बताऊंगा जो कि राष्ट्र और राज्य के बीच में आता है, ठीक है। सरकार और शासन हो गया। अब आपका आता है राज्य और राष्ट्र के बीच में अंतर। राज्य को आप कह देंगे स्टेट, और राष्ट्र को आप कह देंगे कंट्री, ठीक है। राष्ट्र और राज्य। तो अगर राज्य की आप बात करें तो राज्य जो है एक वैधानिक
एक कानूनी विचार है। ये दोनों विचारधाराएं हैं या विचार हैं। तो राज्य की अगर आप बात करें तो एक वैधानिक विचार है, ठीक है। राज्य जो है हमारे यहाँ पे एक वैधानिक विचार है। दूसरा, ये वैधानिक के साथ साथ, अच्छा उसको क्या बोलेंगे, ये भावनात्मक, तो राष्ट्र के साथ आपकी भावना जुड़ी होती है, तो ये आपका भावनात्मक विचार है, ठीक है। राष्ट्र एक भावनात्मक विचार है जबकि राज्य एक वैधानिक विचार है। साथ ही राज्य जो है एक भौगोलिक विचार है। एक भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले लोग जिन्हें शासन, सेना, पुलिस और सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाए, वो क्या कहलाएगा आपका, वो राज्य कहलाएगा, ठीक है। शासन या प्रशासनिक व्यवस्था बोल दीजिए, शासन या प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। तो शासन या प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र को एक ढांचे में बांधा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे राज्य। क्लियर है। और राष्ट्र की अगर बात करें तो एक भावनात्मक विचार है, भावनाएं इसके साथ जुड़ी होती है। दूसरा, इसे आप मनोवैज्ञानिक विचार भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विचार। तब राष्ट्र तब तक नहीं बनेगा जब तक वहाँ के सभी नागरिकों की भावनाएं उसके साथ नहीं जुड़ती, ठीक है। तो हम की भावना, तो भारत एक राष्ट्र है, तो भारत के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं और हम भारत को भारत माता कहते हैं। इसी से हमारी फीलिंग्स पता चलती हैं कि किस हद तक हम लोग उसको मोहब्बत करते हैं। तो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विचार है। अब ये भावनात्मक विचार है तो इसको व्यक्त करने के कुछ प्रतीक भी होंगे, पक्की बात है, व्यक्त करने के कुछ प्रतीक भी होंगे। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे आप लोग देखते हैं उसमें राष्ट्रीय चिन्ह में आपका एक तो राष्ट्रीय ध्वज होगा जिसे आप तिरंगा कहते हैं, ठीक है, तिरंगा होगा, प्लस और भी चीज़ें हैं जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया। इन सब के माध्यम से आपकी भावनाएं भारत के प्रति व्यक्त होती हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है, राष्ट्र एक बृहद अवधारणा है ना। और बृहद अवधारणा है, उसमें भावना आपकी जुड़ी होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी कारण होने चाहिए और उसके कुछ प्रतीक भी होते हैं जिससे हम अपनी भावनाएं उसके प्रति व्यक्त कर सकते हैं। जबकि राज्य जो है वो एक भौगोलिक विचार है या वैधानिक, मतलब कानूनी रूप से अगर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, सेना के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किसी क्षेत्र पे हम लोगों ने अगर कंट्रोल कर रखा है तो वो राज्य कहलाता है। क्लियर है। वैसे भारत के संविधान में भारत को राष्ट्र और राज्य दोनों नामों से संबोधित किया गया है और दोनों को एक दूसरे के क्या कहना चाहिए, समानांतर रखा गया है। क्लियर है। तो भारत में, भारत को आप राष्ट्र और राज्य दोनों भी बोल देते हैं। क्लियर है। तो संविधान में वैसे भी दो श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कैपिटल लेटर्स में जो राज्य को डिनोट करता है, एक स्मॉल लेटर, सॉरी, जो कैपिटल लेटर में जो देश को डिनोट करता है, स्मॉल लेटर में जो राज्य को डिनोट करता है, यूपी एमपी जिसे आप कहते हैं, उसे प्रांत बोला गया है। वैसे तो हमारे यहाँ यूपी एमपी जो स्टेट होते हैं उनको प्रांत बोला गया है संविधान के अंदर, यानी कि संविधान में देश शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। तो आज जो है इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो चीज़ें समझाई गई होंगी वो समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ें आपके लिए लेकर के आएंगे। अच्छा कंटेंट ही आपको दिया जाएगा, आपको लग रहा होगा कि वाकई इसमें कुछ जान है, स्तर आपका उठ रहा है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें, एक फैक्ट वाली चीज़ें तो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई होशियारी भी नहीं होती, इसमें कोई समझ भी नहीं होती। आप कोई भी, बहुत से टीचर मैंने देखे हैं, वह मार कर उठाया, यहाँ से शुरू करते हैं वहाँ तक भर देते हैं, इसका ताऊ, उसका चाचा, उसका नाना। अरे ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी याद कर सकते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। एक बार पेपर पे लिखिए, 3 दिन पढ़िए, चौथे दिन आपको याद हो गया, उसी को पढ़ना थोड़ी ना कहते हैं। अगर वो पढ़ लेंगे तो वो तो नॉर्मल सी बात है। आपको मैं एक पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, 2 पेपर पे लिख दूंगा सारे आर्टिकल, एक बार आप समझेंगे, अगली बार आपको याद हो गए।
तो आप टीचर हो गए, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, अपना स्तर कुछ तो उठाना चाहिए। और क्वेश्चंस जो आपके, जिसे आप कथन कारण वाले क्वेश्चन कहते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, वो यहीं से उठ करके आते हैं। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, सवाल हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की चीज़ें आप लोग पढ़ें। और अगर आप, मतलब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो मैं भी अब सोचता हूँ कि इतना लेवल डाउन नहीं किया जाए, मुझे भी उसमें अच्छा नहीं लगता। जो कुछ आपके लिए बेहतर बन पाता है, मैं कोशिश करता हूँ वही चीज़ें आपके सामने लाने की। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे रोकते हैं। अपनी जो भी क्वेरीज़ होंगी आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, या जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्लासेस आपको ये पसंद आ रही हैं, तो पक्की बात है आप मुझे मैसेज कीजिए, उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको देखने में कुछ मज़ा भी आ रहा है या नहीं तो इतनी सारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं लगता फिर, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको देखिए, साथ ही अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी इसके बारे में अवेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए ये भी क्लासेस, ताकि उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा इस लॉकडाउन में हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।